आज हम लोग नंबर सिस्टम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनका कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। और आने वाली कई एक दिवसीय परीक्षाओं में पूरा ये अंदेशा है इसी तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम पर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे, हम लोग उसी पर आज बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने या पलटने से बनी संख्या का योग 11 से सदैव विभाजित होता है। इसका अर्थ क्या है? 2 अंक की कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 2 अंक की संख्या एक्स वाई ले लिया और जब इसके अंक उलट जाएंगे तब ये वाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाई को कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई लिखेंगे। और वाई एक्स को कैसे लिखेंगे? वाई एक्स को लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कैसे आप कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 45 है तो 45 को लिखते हैं, ये 4 दहाई के स्थान पर है तो 10 गुणे 4 धन 5 इकाई के स्थान पर है, तब ये 40 और 5 मिलके 45 होता है। उसी तरह से कोई संख्या अगर 2 अंक की है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा और इसके अंक उलट जाएंगे तब ये संख्या ऐसी बन जाएगी। इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है कि संख्या जो है उसको आई गई संख्या का। चलो पहले क्वेश्चन तो इन दोनों संख्याओं का योग आप देखेंगे कि 10x और ये x मिलके 11x हो गया और ये 11y हो गया। यहां से अगर 11 आप कॉमन लेते हैं तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 11 का गुणा x प्लस वाई के साथ है, यानी ये जो संख्या बनी यह 11 का गुणज होगी। अर्थात 11 इस संख्या का एक फैक्टर होगा और यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ये संख्या 48 है, तब इसके अंकों को हमने उलट दिया तो ये 84 हो गए। अब इनको जोड़ दिए, 8 4 12, 8 4 12 1 13, ये 132 11 से डिविजिबल है, यानी 11 से भाग देंगे तो ये कट जाएगी, ये दिख भी रहा है। तो कोई भी 2 अंक की संख्या लीजिए और उसके अंकों को उलट करके बनाई गई संख्या का जो योग होगा वो 11 से सदैव कटेगा। अब इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो 132 आया है ये दे दिया है, 132 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू। तो ये 132 क्या आया? इन दोनों संख्याओं को उलटकर बनाई गई संख्या का योग है। तो यहां से हम लोग ये निकाल लेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये अंकों का योग क्या होगा? जो उसमें अंक इस्तेमाल हुए हैं, जैसे 45 है तो 45 4 धन 5 यानी 9, तो ये पूछ रहा है अंकों का योग। तो अंकों का योग होगा
संख्या का योग बटा 11। तो अभी हम लोगों ने देखा 45 जो आया है, 45 को उल्टा कर दिए 48 को, और 84 हो गया, उनको जोड़े तो 132 हुआ। ये जो संख्या का योग है ये 132 दिया रहेगा। और आपसे दो अंकों की संख्या यानी एक्स वाई जिनसे वो अंक संख्या बनी है उनका योग पूछा जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या का योग 132 हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए इस तरह से ये संख्या का इस पर प्रश्न बनेगा। दो संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग दे दिया 132। तो पूछ रहा है कि जो दो अंक यूज किए गए हैं उस संख्या में, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंकों का योग ये देखिए आ जाएगा 132 बटा 11। देखिए 11 से एक बार ले जाएंगे और फिर 11 से एक बार ले जाएंगे। 11 एकम 11 और 11 दूना 22, ये 12 हो गया। तो जो अंक इस्तेमाल किए गए थे, हमने 48 संख्या लिया था, तो इस 48 संख्या का 4 धन 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 12 हो गया। और यही आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो अंक इस्तेमाल किए गए हैं, ये दो अंक की संख्या है, इसमें 4 और 8 ये दो अंक इस्तेमाल किए गए, तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। और इसका योग देखिए, अरे इसका योग जो है अंकों का योग देखिए 12 आ गया। तो इस पर इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। यदि कोई संख्या अपने x बटा वाईवें भाग से z अधिक है, तो वह संख्या yz अपान y माइनस x होगी। अगर वो संख्या पूछता है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अब ये सवाल है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये x मान लिया जाएगा, और ये 3 है ये y है, और ये जो 18 है ये z। तो इसमें वह संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, yz, y क्या है 3 और z क्या 18, तो 3 गुणे 18 बटा में y माइनस x, यानी 3 में से 1 निकल गया।
तो 3 × 18/2 और 2 से ये 9 बार में कट गया और ये हो गया 27। तो वो संख्या आ गई 27। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे किया जाता है भाई? इस संख्या का 1/3 कितना होगा? 27 का 1/3 9 होगा। तो कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, तो अब वो संख्या देखिए 27 है और 1/3 इसका 9 आ गया। तो इस 9 में 18 जोड़ेंगे तब ये 27 आ जाएगा। तो वेरीफाई भी हो गया, सवाल सही है। तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, तीसरा है, यदि किसी संख्या को x/y से गुणा करने के बजाय x/y से भाग दिया जाए, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से तीन अधिक और जेड अधिक, ये जेड है, जेड अधिक या कम प्राप्त हो तो वह संख्या होगी। वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी xy/y² और x² का अंतर गुणे जेड। ये उस संख्या को आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये पूरा इतना बड़ा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या से गुणा करने के बजाय उसी संख्या से भाग दे दिया जाए तो जो प्राप्त परिणाम हुआ वो वास्तविक परिणाम से अधिक या कम है, तब उस स्थिति में इसका यूज किया जाता है। अब जैसे हमने देखिए यहाँ कोष्ट में गुणा लिखा है तो यहाँ भाग लिखा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि किसी संख्या को x/y से भाग देने के बजाय x/y से गुणा कर दिया जाए, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से जेड अधिक या कम प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी? वो संख्या इस तरह से निकाल दी जाएगी। n व्यक्तियों के समूह में जब प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को उपहार दे, तो इस तरह उपहार दे तो इस तरह
उपहारों की कुल संख्या n इंटू n-1 होगी। इसका अर्थ क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, ये 4 व्यक्ति हैं। तो ए ने बी को उपहार दिया, ए ने सी को भी उपहार दिया और ए ने डी को भी उपहार दिया। तो ए ने कितना उपहार दिया, कितने लोगों को, 3 लोगों को। इसी तरह से बी भी 3 लोगों को उपहार देगा, फिर सी भी 3 लोगों को उपहार देगा और डी भी 3 लोगों को उपहार देगा। तो ये उपहारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी 3 गुणे 4 यानी 12 कुल उपहार हो गए। तो अब इसी को फार्मूले में बदल लिया गया कि अगर व्यक्ति की संख्या 4 है तो 4 गुणे 4 में से एक कम करके गुणा कर दिया जाए। 4 गुणे 3 बराबर 12। और ये कैसे काम कर रहा है, आप भी इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये कुल 4 व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति को उपहार देगा, यानी ए बी को उपहार देगा, ए सी को भी उपहार देगा, ए डी को भी उपहार देगा। तो ए कितने उपहार देगा, 3 उपहार देगा। इसी तरह से बी ए को भी देगा, बी सी को भी देगा, बी डी को भी देगा। तो बी भी 3 लोगों को उपहार देगा, सी भी 3 लोगों को उपहार देगा और डी भी 3 लोगों को उपहार देगा। तो कुल उपहारों की संख्या 12 हो गई। अब इसी में एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यदि n व्यक्तियों के समूह में जब एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाई की संख्या, हाथ कितनी बार मिलाया गया वो ये संख्या आ गई। अब इसका कंसेप्ट समझिए। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी ये 4 व्यक्ति हैं। तो जो ए है वो बी से हाथ मिला लिया, ए सी से हाथ मिला लिया और ए डी से भी हाथ मिलाया। ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 3 लोगों से। देखिए ये जब बी से हाथ मिला लिया है ए 3 लोगों से हाथ मिला लिया, ए बी से भी मिला लिया, ए सी से, ए डी से। अब मान लीजिए कि बी को हाथ मिलाना है, तो बी तो ए से मिला चुका है, तो अब तो ए और बी के हाथ मिल चुके हैं, तो अब ये तो मिलेंगे नहीं। तो बी किससे मिलाएगा, बी सी से मिलाएगा और बी डी से मिलाएगा। तो बी केवल 2 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब सी की बारी है। सी देखिए, सी ए और बी दोनों से हाथ मिला चुका है, तो सी किससे हाथ मिलाएगा, अब सी अब केवल डी से हाथ मिलाएगा। तो सी एक बार, मतलब सी और डी का हाथ अब मिलना शेष है। तो कितने हाथ मिलना है, देखिए 3 धन 2 धन 1, ये हो गया 6। तो यहाँ पर कुल 4 व्यक्ति थे, तो 4 गुणे 3 बटा में 2, तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, और कितना आ गया हाथ मिलने की संख्या, 6 आ गई। तो इस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है, हाथ मिलाने वाला। अब देखिए हम लोगों ने इन कंसेप्टों पर अब काम कर लिया है। अब हम लोगों की बारी है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाए। आ जा रहा है सर। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए इसका है, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए वो संख्या x है। यदि किसी संख्या के 1/5 की, तो x का 1/5 लिख लीजिए। 1/5 की 2/3 यानी 2/3 भी लिख लीजिए, कि 3/4 यानी 3/4 भी लिख लीजिए।
और ये कितना है, ये 24 के बराबर है, तो ये 24 बराबर कर दो। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, नीचे 10, तो x की वैल्यू आ गई 240। तो इसका आंसर हो गया कि वो संख्या 240 है। दूसरी संख्या, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या के 2/3 के एक पंचमास का 3/4 15 है, तो मान लीजिए वो संख्या x है, x का 2/3 यानी 2/3, एक पंचमास का मतलब 1/5 हुआ, और 3/4 का मतलब 3/4 हुआ, और ये कितने के बराबर दिया है, ये 15 के बराबर दिया है। तो यहां भी देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, दो बार में, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर आ गया 150। तो इसका आंसर आ गया 150। किसी को डाउट हो तो वो पूछते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा किससे। देखिए कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए, या 2 से ऊपर कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 132 एक संख्या ले लिया, तो इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 1 धन 3 धन 2, अंक कितने जोड़ोगे, देखिए 3 2 5 1 6 आ गया। अब ये 6 को 132 में से माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 6 गया 6, यहां बचा 2, और ये 126 आ गया। 126 जो है 9 से विभाजित होगा, 9 से भाग देकर देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 3 आ गया, 9 चौके 36, 14 आ गया। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, सदैव सदैव किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। तो कोई भी संख्या और उसके अंकों का योग उस संख्या में से घटा देने पर जो परिणाम आएगा वो 9 से सदैव विभाजित होता है। तो ये 2 वाला आंसर सही है, यानी 9 इसका आंसर होगा। सर या तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी 126। तो ये शब्द देखो, ये शब्द जो लिखा है, ये सदैव लिखा है ना, सदैव, सदैव यानी ऑलवेज, समझ रहे हैं, ये बात ऑलवेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी से हो गया तो ठीक है, लेकिन ये हरदम होगा, तो हरदम केवल 9 से होगा। ठीक है, ओके सर। सर ये यूपीएससी वालों के लिए भी है? ये सारे वनडे एग्जामिनेशन जितने होते हैं सब में ये क्वेश्चन आएंगे। आप बीएड से लेकर लेखपाल, पुलिस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आईएएस, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए नीचे ये पीओ में आया है और एसएससी में भी आया है। अभी आप देखेंगे पीसीएस में भी क्वेश्चन मिलेंगे, या असिस्टेंट ग्रेड में भी ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, बस इनके अंक बदल दिए जाते हैं। इनका जो मेन कंसेप्ट है वही रहेगा। अब जैसे ये 100 और 1000 के बीच न लिख करके वो 200 और कुछ और संख्या लिख देगा, बात समझ रही है। तो ये 100 और 1000 केवल ये भुलाने के लिए है। यहाँ पर वो 100 की जगह पर लिख देगा 145 और 1000 के बीच, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन में है कि 100 से 1000 के बीच में किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो घटाने के बाद जो परिणाम आए वो किससे विभाजित होगा हरदम। तो 100 यानी 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 246 ले लिया, तो आपको करना क्या है, इनके अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 2 धन 4 धन 6, तो 6 4 10 2 12, इनको जोड़ लिए तो कितना आ गया, 12 हो गया। अब इस 12 को 246 में से घटा दीजिए, तो 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, और ये 2, 234 हुआ। ये 234 9 से सदैव कटता है, 9 से।
देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 13 में से 8 गया, 8 5 13 और ये 4, 9 6 के 54। देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड कट गया। तो कोई भी संख्या आप लेकर के देख सकते हैं। आपको करना क्या है, उस संख्या के अंकों का योग, यानी जैसे 12 आ गया, 2 धन 4 धन 6, इस योग को उस संख्या में से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो रिजल्ट आया, जैसे यहाँ 234 आया, तो 234 9 से सदैव कटेगा। ठीक है सर, ये भी तो से कट जा रहा है सर। नहीं, देखो ये जो सदैव शब्द लिखा है, ये सदैव शब्द इससे आना चाहिए। जी सर। ऐसा नहीं है कि 6 से 2 से 12 से अभी कट जाए तो वो सबसे कटेगा। देखो अब यहाँ 12 से नहीं कटेगा। अच्छा एक चीज आप जान लीजिए कि जो 9 से कटेगा वो 3 से जरूर कट जाएगा। अगर वो संख्या सम है, जैसे मान लीजिए 234 आ गई, तो ये 6 से भी कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। ऐसी कई बार मिलेगा, लेकिन ये ऑलवेज नहीं सर इनका जो हाँ बोलो। ऐसा इवन नंबर ही आएगा, हम जोड़ करते हैं हमेशा इवन नंबर ही आएगा। हाँ सम संख्या हमेशा आएगी सर। अरे भाई जैसे मान लो 50 इवन संख्या है कि नहीं, तो 50 6 से नहीं कटेगी ना। जी सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई जरूरी नहीं है कि इवन संख्या आ जाएगी तो वो कटेगी ही, ऐसा नहीं है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्येक एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 रुपये हो गई, तो बताएं वर्ग में कितने विद्यार्थी थे। वर्ग मीन्स यहाँ पर क्लास है। तो एक चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन में गौर करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है पैसा शब्द। एक वर्ग यानी एक क्लास में, मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में x विद्यार्थी हैं और जितने विद्यार्थियों की संख्या है उतने ही विद्यार्थी पैसा देता है, यानी एक विद्यार्थी 100 रुपया देता है। जैसे मान लीजिए 15 विद्यार्थी हैं तो हर विद्यार्थी 15-15 रुपया देगा। तो 1 विद्यार्थी है और हर विद्यार्थी 100 रुपया ही देता है, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा और यह बराबर होगा करे कि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 रुपया हो गई। तो शिक्षक की एक संख्या जोड़ लिया जाए 13, तो ये 13 रुपया है, तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा और ये गुणा करने के बाद ये 4900 हो जाएगा। 4900 पैसा, देखो यहाँ पर पैसा शब्द लिखा है, तो ये x पैसा था तो सबको हमने पैसा में बदल लिया। तो x स्क्वायर बराबर 4900 माइनस 1300, ये आ जाएगा 3600। तो x बराबर आ गया 60। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी उस क्लास में? 60 हो जाएगी। अब देखिए अगर आपने इस पैसे को ध्यान नहीं दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, इसमें फंस जाएंगे। यहाँ पर रुपया दिया है 13 रुपया और 49 रुपया और ऊपर पैसा दिया है, तो सबको हम लोगों ने या तो आप रुपये में बदल लीजिए या पैसे में बदल लीजिए। तो यहाँ पैसे में बदलना आसान लगा, रुपया में बदलने में तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका क्विक माइंड जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1-2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग
88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो मैंने बताया था कि अंकों का योग संख्या का योग बटा 11 होता है। तो संख्या का योग देखिए 88 दिया है और बटा 11 यानी 8, तो अंकों का योग आ गया 8। तो जो 2 अंक की संख्या है जो इस्तेमाल हुई है उसके अंकों का योग 8 है। जैसे मान लीजिए कि ये 53 है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो 5 धन 3, ये 53 हो गया। अब इन्हीं को उलट दीजिए तो 35 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 88 आ जाएगा। इस तरह से बहुत से आपको संख्या मिलेगी। एक और संख्या मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए ये 62 है, इसको आप पलट दीजिए, जोड़ेंगे तभी ये 88 मिलेगा। तो इनके अंकों का योग जो आपने संख्या लिया है पहली बार 6 धन 2, ये 8 ही आएगा, तो 8 इसका आंसर हो गया। और इस तरह के ढेरों सारी आपको संख्याएं मिलेंगी। जैसे ये 17 है, देखिए भी इसके भी अंकों का योग कितना है? 8 है। तो 17 और 71, इन जोड़ों को देखिए, फिर भी देखिए 88 आ रहा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। तो इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा? अंतर अब पूछ लिया। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या x y है, तो इसको अंकों को बदल देंगे तो y x हो जाएगी। अंकों को आपने बदल दिया। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। तो देखिए 10x में से x निकल गया तो ये 9x बचा और ये 9y बचा। यहां पर आ गया 9 और x माइनस y। तो आपको ये संख्या का अंतर यहां पर दिया है, संख्या का अंतर बराबर ये चीज आ गया। अब आपको ये चीज निकालना है x माइनस वाई, अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर बराबर हो जाएगा संख्या का अंतर बटा 9। देखिए संख्या का अंतर दे दिया है 54 और 9 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो ऐसी संख्याएं आप ले सकते हैं जिनका अंतर 6 आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 82 ले लिया, तो इनके अंकों का अंतर 8 माइनस 2, ये 6 आ गया। तो इस तरह से ढेरों संख्याएं बन। तो 82 है और इसके अंकों को बदल देंगे तो 28 आ गया। तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। तो ये 54 आ गया। 54 9 से डिवाइड है। तो ये इसका कंसेप्ट है कि जो भी यहाँ पर संख्या बनेगी वो 9 का गुणज होगी। गुणज माने 9 का मल्टीपल होगी और 9 उसका फैक्टर होगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि अंकों का अंतर बराबर संख्या का अंतर बटा 9। और योग के केस में आपने देखा कि अंकों का योग बराबर संख्या का योग बटा 11। तो 9 और 11 आपको याद रखना है। जब अंतर पूछे तो 9 है और योग पूछे तो 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है। तो उस संख्या के दोनों अंकों में कितना अंतर है? अब आप इसको बता सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने किया है। दोनों अंकों में कितना अंतर है? तो 45 बटा क्या कर देना है? देखिए यही आंसर आ गया। ये सेकेंडों नहीं लगा। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको सेकेंड लगेंगे बस। बहुत से लोगों ने आंसर दिया। बहुत से लोगों का आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2 अंकों की एक संख्या
और उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। तो इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, मान लीजिए xy एक संख्या है, उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से यानी yx हो गया, के बीच का अंतर है वह उस संख्या के दोनों, इनके बीच का अंतर उन दोनों संख्या के अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। तो x माइनस y यहां पर 9 है। x माइनस y अंकों का अंतर, अंकों का अंतर देखिए ये गलत शब्द दिया है। तो इसमें क्या है कि पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये सवाल को सही सही लगाया जा सके। तो ये सवाल में आंकड़े अधूरे हैं, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर 192 अधिक आया। तो सही उत्तर क्या है? देखिए, इस सवाल को दो तरीके से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या एक है, तो 1 में 5/11 से गुणा करना था, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 5/11। ये सही उत्तर है। अब लड़के ने क्या कर दिया? 5/11 से भाग दे दिया, यानी 1 में 5/11 से भाग दे देंगे तो ये अब 11/5 हो जाएगा। और कहा कि इन दोनों का अंतर, जब ऐसा कर दिया तो 192 अधिक आया, यानी इन दोनों का अंतर 192 आया। तो यहां पर इन दोनों का अंतर क्या है? जब हम लोग एक संख्या माने हैं तो 5/11 11/5, इन दोनों का अंतर निकालना है तो 5/11 माइनस 11/5। तो ये संख्या छोटी हो गई, तो इसको बाद में अंतर निकालने का मतलब होता है जो बड़ी है उसमें से घटाया जाए, तो बड़ी वाले में से घटा लिया जाए। तो बड़ी वाली संख्या 11/5 है और 5/11 ये होगा। देखिए 11 में 121 में से 5 × 25 निकल गया, अपान 55 हुआ। तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 11 में से 2 गया 9, 96/55 आ गया। ये अंतर जब हमने 1 माना, संख्या को 1 माना तो अंतर आ गया 96/55 और यहाँ पर दिया है 192। तो 96/55 या 11 × 5 कर लीजिए, ये इक्वलेंट हो गया 192 के। तो ये 96 से 2 बार में कट जाएगा। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 1 × 19। तो ये आ गया 1 बराबर आ गया 110। और पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या आया है। तो हम लोगों ने माना तो वो संख्या तो 110 आ गई, संख्या आ गई 110। अब सही उत्तर निकालने के लिए गुणा करना था 5/11 से, तो 110 में 5/11 से गुणा कर देंगे तो जो सही उत्तर है वो है 50। तो सही उत्तर 50 आ गया और यही पूछा है। इसमें संख्या भी पूछता है कि संख्या बताइए।
किसी को पूछना है? नहीं नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। देखिए यहां पर आपको इसका ट्रिक क्या है, ये जो 2 है और ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का, ये आता है 6। तो मान लीजिए कि वो संख्या 6 है। 6 मानने से फायदा क्या होगा, देखिए 6 संख्या मान लिए तो उसको गुणा करना था कितने से, 3/2 से। तो ये संख्या आती तो ये सही उत्तर आता, लेकिन उसने 6 में क्या कर दिया, 3/2 से भाग दे दिया। तो 3/2 से उसने भाग दे दिया तो ये 2/3 आ जाएगा, भाग देगा तो 3 दूना 6 दूना 4, ये गलत उत्तर आया। यहां पर पूछ रहा है कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, और यहां पर क्या है, सही उत्तर 9 है और गलत उत्तर 4 है। तो कितना कम है सही से, 5। 9 में से 4 गया 5, 5 कम है। जबकि क्वेश्चन में 10 कम दिया है, तो 5 इक्वलेंट है 10 के, तो 1 इक्वलेंट हो जाएगा 2 के। तो वह संख्या क्या थी, तो संख्या हम लोगों ने 6 माना था, तो 6 इक्वलेंट हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो संख्या आ गई 12। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7 से गुना कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया तो सही उत्तर क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो वो 7 से भाग करना था, तो x/7 हो गया, ये सही उत्तर है। उसने क्या किया कि 7 से गुणा कर दिया, यानी x में 7 का गुणा कर दिया, तो उत्तर 7 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर ये है, तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, सही बराबर 1/7, तो सही उत्तर आ गया 1/7। हाँ, किसी कोई हाथ उठाया है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों के 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तीर्ण होने के लिए 3/4 कुल अंक जो है उसका 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों के 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो 4 है और ये जो 3 है, इनका एलसीएम ले लेना है। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। तो अब यहां मान लीजिए कि माना कुल अंक 12 था, तो अगर कुल अंक 12 था तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, पास के लिए 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 9 अंक। पास होने के लिए 9 अंक चाहिए। विद्यार्थी ने कितना पाया, अभ्यर्थी कितना पाया, इस 12 का 2/3 पाया, तो ये 8 अंक पाया। तो पास होने के लिए 9 अंक चाहिए था, पाया 8 अंक, तो 1 अंक कम हो गया। यहाँ पर 10 है
तो 9 में से 8 बराबर 1 और 1 इक्वलेंट है 10 के। तो पूछ रहा परीक्षा का कुल कितना अंक था, तो हम लोगों ने 12 माना था। तो 1 10 के इक्वलेंट है, तो 12 किसके हो जाएगा, 120 अंक के। तो इसका आंसर आ गया 120 अंक। बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया है। यस। किसी कोई डाउट हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वो 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वो कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी समय में एलिगेशन मेथड से किया जा सकता है। एलिगेशन मेथड क्या है, ये उसने कुल 60 प्रश्न हल किए हैं। इन 60 प्रश्नों में से कुछ उसने सही किए हैं और कुछ उसने गलत किए हैं। अगर आप सोचिए यहां पर कि 60 प्रश्न उसके सही रहते तो उसको कितना अंक मिलता, 60 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 6 चौके 24, 240 अंक मिलता उसको। ये अंक है। और 60 प्रश्न उसके गलत हो जाते तो कितना गलत चला जाता, -60, यानी ऋण 60 पाता। लेकिन उसने कितना पाया है, 130, तो 130 यहां बीच में लिखते हैं। अब एलिगेशन मेथड क्या है, इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए 130 में से ये 60 घटा देंगे तो 130 में से 60 घटाना है और 60 ऋणात्मक है तो ये ऋण ऋण मिलकर धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 190। और ये अनुपात बनता है 240 में से 130 निकाल दीजिए तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, क्या आ गया। अब अनुपात में ये 0 कट जाएगा तो 19 संबंधे 11 का अनुपात आ गया। ये 60 प्रश्नों में से सही प्रश्न और गलत प्रश्न का जो ये रेशियो आया वो 19 संबंधे 11 आ गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 1 10 1 1 2, ये 30 आ गया। और 30 इक्वलेंट है 60 के, तो 1 इक्वलेंट हो जाएगा 2 के। तो सही उत्तर उसने कितने किए, तो 19 में 2 का गुणा कर दीजिए तो सही प्रश्न उसने 38 किए और गलत प्रश्न पूछता तो 22। उसने सही प्रश्न 38 हल किए और गलत उसके प्रश्न थे 22। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो वो 38 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो यहाँ सही और गलत प्रश्नों का रेशियो आ जाता है इस टेक्निक से। और इस रेशियो का 19 और 11 का रेशियो हो गया, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 30 आया और 30 की जगह पर 60 दिया है तो 30 60 के इक्वलेंट है तो 1 2 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो 19 38 के इक्वलेंट है और 11 22 के इक्वलेंट। तो ये सबसे कम समय में लगने वाला ये क्वेश्चन है इस टेक्निक से। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन भी है। तो 14वां क्वेश्चन आप लोग लगाकर दिखाइए, इसका उत्तर बताइए। भाई 14 क्वेश्चन में 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न सही और गलत में बंट गए। और यहां पर दिया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 20 अंक मिलता है। तो सही रहते 20 तो 20 नंबर मिलता और गलत हो जाते तो 20 गलत हो तो 20 नंबर कट जाता। लेकिन उसको कुल 8 ही नंबर मिले तो ये आप रिलेशन बना दिए। 8 में से -20 निकालेंगे तो ये 28 हो जाएगा जुड़ करके, और 20 में से 18 निकालेंगे 12 तो 4 से कट जाएगा। 4 7 28 और 4 3 12
तो 7 और 3 का रेशियो हो गया सही गलत का। तो ये 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 इक्विवेलेंट है 20 के, तो 1 इक्विवेलेंट हो गया 2 के। और आप पूछा है कि सही कितने प्रश्नों की संख्या थी, तो 7 में ये 2 का गुणा कर दीजिए, तो सही प्रश्न उसने 14 किए थे, तो आंसर हो गया 14। मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या, जबकि कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ न मिलाए, तो हम लोगों ने हाथ मिलाई की संख्या का क्या लिखे थे, n(n-1/2). तो 5 × 4/2 और 2 से 4 कट जाएगा, ये कितना आ गया 10। तो हाथ मिलाई की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अभी हम लोगों ने शुरू में यही बात सीखी थी। इसी का दूसरा क्वेश्चन 16 नंबर पर देखिए। अब सब लगाकर बताएं। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो उस समारोह में कितने अतिथि आए थे? तो 66 बार हाथ मिलाया गया है, यानी n(n-1/2) बराबर 66 ये दिया है। तो n² - n बराबर 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12 = 13, 132 आ गया। तो n² - n - 132 बराबर 0। अब 132 का 11 × 12 होता है, 11 × 12 इसका गुणनफल होता है। तो n² - 12n + 11n - 132 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n - 12 और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो n - 12 बराबर 0। तो एक n + 11 आ गया, एक n - 12 आ गया। तो n - 12 तो n बराबर 12 इसका आंसर आ गया। तो समारोह में 12 लोग आए थे। अगर आप ऑप्शन के थ्रू इस सवाल को करेंगे तो जल्दी से आंसर पा जाएंगे। देखिए अब ये पूछ रहा है कितने लोग आए थे, तो 12 × 11/2 ये होना चाहिए 66 के बराबर। तो 2 × 6 = 12, 11 × 6 = 66। अगर हम 33 लेते तो 33 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से कटने वाली संख्या ही लेनी थी। तो 33 2 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, तो उत्तर या तो 12 या 22 हो सकता था। तो 22 लेते तो 2 से कट जाता, तो 11 में 21 हो जाता, 121। तो 121 बार हाथ मिलाया नहीं गया है, 66 बार मिलाया गया है। तो ऑप्शन के थ्रू ये सवाल और जल्दी हो जाएगा, बशर्ते मैंने इसको इक्वेशन से कर दिया, ताकि और भी किसी तरह से सवाल पूछा जाए तो आप लगा पाने में सक्षम रहें। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। छब्बीस व्यक्तियों के एक समूह में 8 चाय पीते हैं लेकिन काफी नहीं पीते। देखिए ध्यान दीजिए, 26 व्यक्ति कुल हैं जिसमें 8 लोग चाय पीते हैं लेकिन वो काफी नहीं पीते। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो काफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। इसको ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं। वेन नाम के मैथमेटिशियन ने इस टेक्निक का इजाद किया। देखिए 8 लोग चाय पीते हैं, 8 सिर्फ चाय पीते हैं, लेकिन कुल 16 लोग चाय पीते हैं। यहाँ भी 8 होगा। तो देखिए ये चाय का अगर घेरा मान लिया जाए और इसको काफी का, तो चाय पीने वालों की संख्या देखिए 16 है। इसमें 8 जो है सिर्फ चाय पीते हैं, काफी नहीं पीते, लेकिन टोटल 16 लोग चाय पीते हैं। उस 16 में 8 चाय भी पीते हैं और काफी भी पीते हैं। अब पूछ रहा है कि कितने लोग, उन व्यक्तियों की संख्या जो काफी पीते हैं ये बताना है। तो मान लीजिए काफी पीने वालों की संख्या x है, यही बतानी है।
तो इन तीनों का योग 26 के बराबर कर देना है। तो 8 धन x बराबर 26, तो x बराबर 26 माइनस 16 बराबर 10। तो 10 ऐसे लोग हैं, x की वैल्यू देखिए 10 आ गई, जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, और 10 18 लोग कॉफी पीते हैं, उसमें से 10 सिर्फ कॉफी पीते हैं, वो चाय नहीं पीते। और इसी टेक्निक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर ये अगला क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? तो यहां भी हम लोग वेन डायग्राम का मदद लेंगे। यहां पर भौतिकी लिख लेंगे और ये गणित लिख लेंगे। यहां पर देखिए 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो यहां पर 3 हो जाएगा। और कुल मिलाकर 15 लोग भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए 12 सिर्फ भौतिकी पढ़ाते हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो टोटल भौतिकी पढ़ाने वाले लोग हो गए 15, और गणित कितने पढ़ाते हैं ये नहीं मालूम है, तो इसको x मान लिया। तो 12 धन 3 धन x बराबर हो गया 25। तो x बराबर देखिए 12 3 15, 25 में से 15 निकाल देंगे तो इसका भी मान 10 आ गया। तो 10 इसका भी आंसर आ गया। अब यहां पूछा है कि अध्यापक जो गणित पढ़ाते हैं, सिर्फ गणित पढ़ाने की बात नहीं किया, गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? ये तो x की वैल्यू आ गई 10, लेकिन गणित 10 और धन 3, कितने लोग गणित पढ़ाते हैं? 13 लोग। तो ये आंसर जो मैं लगाया था ये गलत है, हमने x ही निकाल दिया था, जबकि गणित पूछने वालों की संख्या यहाँ पूछ रहा है। गणित कितने पढ़ाते हैं? तो 13 लोग गणित पढ़ाते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई और 3 पहले से है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है। नो सर। यस हेलो। हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना था सर। बताओ। सर एक क्वेश्चन ऐसा समझ नहीं आया सर। कौन क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सर यही 19 नंबर, 19 के 18? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह। तो अभी 19 इसको तो अभी किया जा रहा है, अभी कहाँ हम लोगों ने किया इसको। ठीक है सर। अरे अभी तो इसको करना है ना। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, भैंस के लिए बफेलो और बत्तख के लिए डक मान लिए। ये है। देखिए कोई भी जीव है वो, उसका सिर एक ही रहता है, पैर और हाथ भले इधर उधर रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये भैंस और बत्तख सिरों की जो संख्या है उसके दुगुने से 24 अधिक पैर हैं। देखिए ये आप लोग अपने स्क्रीन पर खींच देते हैं ना, ये दिक्कत हो रहा। तो भैंस को हम लोग बी मान लें, बफेलो, और बत्तख को डक मान लें। तो इन दोनों को मिलाकर सिर की संख्या हो जाएगी b + d, और इसके दुगुना, और फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो पैर जो हैं, पैरों की संख्या है। पैर की संख्या देखिए, भैंस के 4 पैर होते हैं तो 4b, और बत्तख के 2 पैर होंगे तो 2d। ये बराबर हो गया इक्वेशन। ये b + d उनके सिर है, सिर के दुगुने से 24 अधिक है उनकी पैर की संख्या। सिर में हम लोगों ने, सिर वाले में 24 जोड़ दिया तो पैरों की संख्या के बराबर हो गया। अब इसी को हल कर लेना है, तो 2b + 2d
प्लस 24 बराबर 4b प्लस 2d। देखिए 2d और 2d कैंसिल हो गया, ये 4b है 2b है, तो 2b बराबर 24 है, तो b बराबर आ गया 12। तो भैंसों की संख्या आ गई 12। भैंसों की संख्या 12 आ गई। किसी तक आगे चला जाए। देखिए तो आपको पूछना नहीं है तो अपना दीजिए। माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। जब पूछना हो, कोई डाउट हो, तब उसे अनम्यूट करके बात करिए। बैकग्राउंड से जो आवाज आती है क्लास को पूरा डिस्टर्ब कर देगी। सर एक बार फिर से बता दीजिए 90 नंबर। अच्छा, देखिए हम लोगों ने ये भैंस को बी मान लिया है और बत्तख को डी। तो भैंस के देखो एक ही सिर होगा और पैर कितने होंगे? 4। बत्तख का भी एक सिर होगा और पैर होंगे 2। ठीक है, तो अगर एक भैंस और एक बत्तख लेंगे तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो रही है? 6 हो रही है। हो रही है कि नहीं? एक भैंस और एक बत्तख अगर उन्हीं को कंसीडर किया जाए तो कुल 6 पैर हो रहे हैं, और सिर कितना हो रहा है? 2। तो सिर की संख्या से 3 गुना 6 है उनके पैरों की संख्या। यहां पर 2 गुना की बात किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि भैंस और बत्तख का ये सिर है b प्लस डी, और इसका 2 गुना कर दिए। इसका 2 गुना और इसमें 24 जोड़ देंगे। सिरों की संख्या के 2 गुना में 24 जोड़ देंगे तो उन जानवरों के पैरों की संख्या के बराबर हो गया। तो भैंस के 4 पैर होते हैं, तो भैंसों की संख्या b है, तो b में 4 से गुणा कर दिए, इतने पैर हो गए भैंस के। और बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो बत्तखों की संख्या d है, तो एक बत्तख के 2 पैर हैं, तो d बत्तख के तो 2d हो गया। ये उनके पूरे पैरों की संख्या। तो ये टोटल पैर की संख्या आ गई है, और पैर की जो संख्या है वो उन दोनों के सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। तो 24 हम इधर सिर की तरफ जोड़ दिए हैं। अब ये इक्वेशन समीकरण एक बन गया जिसको सॉल्व कर लिया गया है। तो 2d इधर बाएं तरफ भी है और 2d दाएं तरफ भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 4b यहाँ देखिए दाहिनी तरफ है और 2b बाएं तरफ है, तो 4b में से 2b निकल गया तो 2b बचा। 2b बराबर 24, तो b बराबर 12। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो देखिए जो ये 8 और 2 है, इन्हीं का एलसीएम मान लीजिए। 8 और 2 का एलसीएम हो जाता है 8। तो मान लीजिए कि पुस्तक में कुल 8 पृष्ठ हैं। पुस्तक में कुल 8 पृष्ठ हैं। तो पहले दिन जितने पृष्ठ हैं उसका 3/8 पड़ता है। तो 8 गुणे 3/8 यानी 3 पृष्ठ पड़ता है पहले दिन। दूसरे दिन वो कितना पड़ता है? दूसरे दिन 8 गुणे 1/2, 2 चौके 8 यानी 4 पृष्ठ। दूसरे दिन वो 4 पृष्ठ पढ़ता है। दोनों दिन मिलाकर उसने 7 पृष्ठ पढ़ लिए और टोटल 8 पृष्ठ थे, तो 1 पृष्ठ बच गया। तो यहाँ पर 1 पृष्ठ की जगह पर 3 पृष्ठ लिखा है, तो 1 30 के इक्विवेलेंट हो गया।
एक 30 के इक्वलेंट होगा, तो 8 पृष्ठ हम लोगों ने माना है, तो 8 किसके इक्वलेंट, 8 गुणे 30 बराबर 240 पृष्ठ उसकी किताब में थे। तो इसका आंसर आ जाए। हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि कुल पृष्ठ 8 क्यों माने हैं हम लोग? तुम x भी मान सकते हो, तुम 16 भी मान सकते हो, 8 और 2 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हो, जो 8 से भी कटे 2 से भी कटे, उत्तर सेम आएगा। ठीक है। हाँ सर, वही पूछ रहे। हाँ, ओके सर, थैंक यू। x मानकर लगाओगे तो झंझट हो आएगा। 8 और 2 से कटने वाली कोई संख्या मान लो, 16 मान लो, 32 मान लो, 64 मान लो। ठीक है, ओके। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में यही टेक्निक यूज की जाती है कि हमको काटने में पीटने में दिक्कत ना हो, आसानी से संख्याएं कट पीट जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी 1/2 भाग पीला है तथा बाकी 3 सही 1/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो ये जो 8 दिया है ना, यही पेंसिल की लंबाई है, क्योंकि इनका 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही एलसीएम है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये पूरी पेंसिल है, इसकी लंबाई हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर मान लिया, तो कह रहा है कि इसका 1/8 भाग, यानी इसको पूरे 8 भाग में बांटा जाए, तो ये वाला पोर्शन जो है कह रहा है कि काला है, ये काला हो गया, तो 8 में से 1 काला हो गया, 1 सेंटीमीटर काला मान लीजिए। अब जो बचा कितना? देखिए बाकी का 1/2 भाग, तो ये जो बचा पूरा, तो 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7 बचा, तो यहां से यहां तक अब 7 ही बचा। इसका आधा कह रहा है ये पोर्शन, आधा कह रहा है कि ये पीला है, तो ये पीला हो गया, और जो शेष बच गया है वो नीला है, तो नीला कितना शेष बचा है? 3 दूना 6 7/2। तो देखो ये जो आधा है ये 7/2 है, और ये जो नीला है ये भी 7/2 है, तो ये पूरा हम लोगों ने 7/2, अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, 1 धन 7/2 धन 7/2, ये आपको क्या दे देगा? 8 दे देगा। तो इसका पेंसिल की पूरी लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। आप x मानकर करेंगे तब भी आएगा, आप 16 मानकर करेंगे तब भी 8 उत्तर आएगा। ठीक है, बाईस नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक आदमी 5 दिनों में 100 सेब खाता है, प्रत्येक दिन वो पहले वाले दिन से 6 सेब अधिक खाता है, तो पहले दिन आदमी ने कितने सेब खाया था या खाता है? तो मान लीजिए कि पहले दिन वो 100 सेब खाता है, तो अगले दिन पहले दिन से 6 अधिक खाता है, यानी x + 6 खाएगा। फिर उसके अगले दिन ये जो खाया है इससे 6 खाएगा अधिक, तो x + 12। फिर उसके अगले दिन x + 18, फिर उसके अगले दिन x + 24। देखिए ये 5 दिन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 दिन वो सेब खा लिया, ये टोटल सेब की संख्या आ गई 100। तो अब x को जोड़ लीजिए, तो ये 5 बार x है, तो 5x, 24 और 6 30 और 12 18 30 30 30 60 हो गया, तो 5x + 60 = 100, तो 5x = 100 में से 60 निकल गया 40, तो x बराबर आ गया 8। तो पहले दिन वो कितना सेब खाया था? 8 सेब खाया था, तो देखिए इसका आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्सर कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपया खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं,
फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को 3 रुपया अधिक देने पड़े। उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में बहुत जल्दी होता है। अब यहां पर दोस्तों की संख्या है, यानी 15, 12, 9 और 6। तो देखिए, आप कोई भी चंदा लगाते हैं, मान लीजिए आप 5 लोग हैं और चंदा लगाना चाहते हैं, आपको 100 रुपया खर्चा करना है कहीं, तो चंदा लगाना चाहते हैं तो जितना पैसा आया उसमें 5 लोग भाग दे देंगे, यानी एक एक लोगों पर 20-20 रुपया पड़ेगा। तो आप यही काम करते हैं, आप चंदा बराबर लगाते हैं। और चंदा में ऐसा नहीं है कि 20.5 रुपया, 20.25 रुपया आए, अगर आता भी है तो आप उसे पूरा नंबर ही देंगे। तो यहां पर जो सबसे मेन इसमें टेक्निक यूज होनी है, या जो कंसेप्ट है कि ये जो 108 है, इन मित्रों की संख्या से ये डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, 15 से 108 नहीं डिवाइड होगा तो ये उत्तर नहीं होगा। 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 9 18 से, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम कहते हैं कि 12 उत्तर है, तो 12 लोगों को 108 रुपया खर्च करना है, तो एक आदमी पर 9 रुपया पड़ा, 12 9 18 से। कुल 12 मित्र थे और एक आदमी पर 9 रुपया पड़ा। कहें 3 लोग गए नहीं, तो 3 लोगों को निकाल दिया, अब 9 लोग बचे। अब ये 9 लोग जो पहले इन पर चंदा लगा था 9-9 रुपये का, अब 3 लोगों के न जाने से 3-3 रुपया अधिक देना पड़ा। तो ये 9 + 3 यानी 12 रुपया अब 9 लोगों को लगाना पड़ा, यानी एक एक आदमी पर 12 रुपया लगा। और कुल 9 लोग हैं, तो 12 9 18 से 108 रुपया आ गया। इसका मतलब आंसर 12 ही सही होगा। अगर आपके दिमाग में है कि भाई अगर हम ये मानते हैं कि मित्रों की संख्या 9 है, तो 9 से भाग देंगे तो एक एक आदमी पर 12 रुपया आएगा, अगर 9 लोग जाएंगे तो। 3 नहीं गए तो अब 6 ही मित्र बचेंगे, और 3 रुपया अधिक लगाना, यानी 12 3 15। तो इन दोनों का गुणा 108 होना चाहिए, जबकि 90 हो रहा है। इसका मतलब कि 9 उत्तर नहीं होगा। इसी तरह से 6 भी उत्तर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हरदम ऑप्शन से करना चाहिए, और इसका इक्वेशन से भी करेंगे तो आएगा, वो काफी लेंदी हो जाता है, तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ये ऑप्शन के थ्रू करिए। दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसी पर लिया हूं, और ये इसलिए लिया हूं कि आप इसे अपने से करिए। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 135 रुपया खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 6 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के अतिरिक्त 6 रुपया अधिक देने पड़े। तब उस पिकनिक पर शामिल दोस्तों की संख्या कितनी? अब देखिए, जो ये ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से देखिए 135 किससे डिवाइड होता है? देखिए, 15 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 12 से नहीं होता, 18 से नहीं होता, 17 से नहीं होता। तो इसका आंसर 15 हो गया। आप चाहें तो निकाल करके देखिए। 15 मित्र गए और 135 रुपया खर्च करना है, तो एक मित्र 9 रुपया खर्च करता। इसमें से 6 नहीं गए, यानी 9 ही गए, और कह रहे हैं कि 6 रुपया अधिक, तो इसमें 9 में 6 और जोड़ दीजिए। हमने 15 रुपया खर्चा करना पड़ा, तो 9 लोग, हर को 15 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो 9 लोग हैं, तो 15 9 35 से। इसका मतलब 15 आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक आदमी के पास कुछ कबूतर और कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का रेशियो यहां पर दिया है 13:37 हो, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। यदि केवल सिरों की संख्या 52 है, तो देखिए कबूतर के लिए पी यानी पीजन, और घोड़ों के लिए एच माने हार्स। तो ये मान लिया गया पी और हार्स। इनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का रेशियो दिया है। सिर माने हेड और पैर माने फुट, इनका रेशियो दिया है 13 संबंधी 37। इसका मतलब हुआ कि 13 हेड हैं और फुट 37 हैं। ये 13 हेड के लिए दिया है कि प्रश्न में 13 52 के बराबर है, तो 1 4 के बराबर होगा। तो पैरों की संख्या यहां से आ गई, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 1 4 के बराबर है, तो 37 की, तो 4 7 28 और 4 3 12 2 14, ये 148 आ गया।
148 क्या है? ये पैर है। ये कौन से पैर है? दोनों को मिलाकर। अब देखिए यहां पर हम लोगों को एलिगेशन मेथड लगाना है, ताकि ये जो 52 है, केवल सिरों की संख्या 52 का मतलब क्या हुआ कि सिर किसी भी जीव जंतु के एक से अधिक नहीं होते। तो यहां पर हम लोगों ने कबूतर मान लिया और यहां पर घोड़े मान लिया, और बात उनकी पैरों की हो रही है। तो 52 देखिए कुल सिर हैं, यानी 52 कबूतर और घोड़ा मिलाकर उनकी संख्या 52 है। क्योंकि सिर एक है तो जितने सिर होंगे उतने ही उनकी संख्या होगी दोनों को मिलाकर। तो मान लीजिए कि ये 52 कबूतर रहते तो कितने पैर हो जाते? 2 दूना 4, 2 पांचे 10, 104 पैर होते। और ये मान लीजिए कि 52 घोड़े रहते तो कितने पैर होते? तो एक घोड़ा के 4 पैर, तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 208 पैर होते। लेकिन दोनों को मिलाकर कितना पैर है? तो देखिए 148 पैर हम लोगों ने यहां से पाया है। तो दोनों को मिलाकर 148 पैर है। अब यहां एलिगेशन लगा दीजिए। 208 में से 148 निकाल दीजिए। तो 8 में से 8 निकल गया 0, और 20 में से 14 निकल गया, 14 6 20 60। और देखिए 148 में से 104 निकाल दीजिए। तो 8 में से 4 निकल गया 4, और यहां बचा 4, और ये 144। ये केवल 44 होगा। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? 4 से कट गया। 15 चौके 60 और 11 चौक 44। तो ये जो है, जो 52 ये कबूतर और वो मिलाकर थे, उनका अनुपात आ गया। ये अनुपात आ गया 15:11 का, यानी कुल 26। तो 26 इक्वलेंट है 52 के, तो एक इक्वलेंट हो जाएगा 2 के। कबूतर की संख्या पूछा है, तो 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 30 आ गया, और घोड़े की संख्या पूछता तो 22 आता। तो कबूतर की संख्या यहां पर आ गई 30। कबूतरों की संख्या पूछा है। तो देखिए ये सवाल में 2 चीजें थी। एक तो रेशियो दे दिया सिर और पैर का, फिर वहां से हम लोग पैर पा गए, और पैर का यूज जो है इस एलिगेशन मेथड में करके कबूतर की संख्या निकाल दी। ये सवाल बहुत अच्छा था। सर एक बार और बता दीजिए। देखो यहाँ पर कबूतर को हम लोगों ने पी और घोड़ा को एक संकेत में मान लिया है। तो उनका दिया है कि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का ये रेशियो दिया है। तो सिर के लिए हेड और पैर के लिए फुट मान लिया, और ये हेड है। तो 13 संबंध 37 इसका अनुपात है। अब कह रहे हैं कि हेड 52 है, तो जो यहाँ पर अनुपात 13 दिया है वो 52 के इक्वलेंट है। इक्वलेंट बने बराबर। तो 13 52 के बराबर है, तो 1 4 के बराबर हो जाएगा, ये रेशियो आएगा। तो 37 148 के बराबर आ जाएगा। तो ओरिजिनल अब पैर जो वास्तविक पैर हैं दोनों को मिलाकर वो 148 हो गए। तो हमारे पास सिर मिल गए 52, और दोनों को मिलाकर जो पैर है वो मिल गए 148। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें से कितने कबूतर हैं और कितने घोड़े हैं। तो इस चीज को पता करने के लिए ये एलिगेशन एक मेथड होता है, टेक्निक होती है, जो क्वेश्चन को जब 2 चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बनाती है। तो यहाँ पर कबूतर का पैर और घोड़े का पैर मिलकर के 148 यहाँ पर बनाया है, और कुल टोटल जानवरों की संख्या 52 है। तो हम ये शर्त करते हैं कि मान लो कि 52 कबूतर रहते तो कितने पैर हो जाते? 104। 104 से अधिक पैर नहीं होते। अगर 52 घोड़े रहते तो 208 पैर होते। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 148 पैर हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो लाइन सीधी वाली होती है उसमें से बड़े में से छोटा निकालते हैं। तो 208 में से 148 निकाल दिए तो 60 बचा। 148 में से 104 निकाल दिए तो 44 बचा।
अब चूंकि अनुपात बनाना है तो इसे 4 से भाग दे दिए, तो 15 संबंधी 11 का अनुपात हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 15 संबंधी 11 का जो अनुपात है, या ये कबूतर और घोड़े का संख्या का अनुपात है। यानी 26 अगर कुल जानवर हैं तो उस 26 जानवर में से 15 कबूतर और 11 घोड़े हैं। जबकि क्वेश्चन में 52 दिया है, तो 26 52 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर है, तो 15 30 के बराबर है, 11 22 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि एक व्यक्ति नौकर इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 270 रुपया और एक घड़ी देगा। वह नौकर केवल 8 महीने काम करता है तथा वह एक घड़ी और 160 रुपया पाता है, तो घड़ी की कीमत बताइए। ये इसमें पूछा जा रहा है। देखिए 12 माह के लिए उसके पास जो प्लान है यह 1 वॉच और 270 रुपया, और उसे 8 माह में वो कितना पाएगा। देखिए 12 माह का ये रेशियो है, तो 8 माह का ये रेशियो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1 घड़ी 270 बटा 12, ये पाएगा 8 महीने में ये पोर्शन। और ये दिया है कि ये 160 रुपया और प्लस घड़ी उसको मिला है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अब ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 वॉच प्लस 27 दूनी 54 540 बराबर ये 3 का गुणा ये हो जाएगा, तो 16 3 48 480 प्लस 3 वॉच। तो देखिए 480 540 में से 480 माइनस हो जाएगा, और ये 2 वॉच इधर है, 3 वॉच इधर, तो 1 वॉच बचेगा। तो अब ये घटा दीजिए, देखिए 14 में से 8 गया 8 6 14 और 4 में से 4 गया 0। तो एक घड़ी का जो दाम है वो है 60 रुपया, और घड़ी की ही कीमत पूछा है। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत हो ये तो बताइए। देखिए 12 माह के लिए उसको 1 घड़ी और 270 रुपया मिलता, तो वो काम 8 महीने किया, तो 8 माह में, यहाँ चूंकि और इसलिए वाला कर लीजिए, तो 8 माह में क्या होगा, 8 गुणे W प्लस 270 बटा 12, और ये दिया है कि उसको 160 रुपया और घड़ी मिला था, तो हम लोग इसके बराबर कर दिए 160 प्लस वॉच, और इसको सॉल्व कर लिए, एक छोटा सा इक्वेशन बना। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये पिछले साल 3 परीक्षाओं में एक साथ पूछा गया था, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 डिब्बों तथा 60 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 मार्बल रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 मार्बल रखता है, तथा तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 मार्बल रखता है, और इसी तरह से 60वां व्यक्ति हर 60वें डिब्बे में 60 मार्बल रखता है। तो 60वें डिब्बे में मार्बल की संख्या क्या हो, ये निकालो। तो देखिए ये क्या है कि ये डिब्बा है, मान लीजिए सर बार बार कम जा रहा है। हमने कुछ यहाँ डिब्बा ऐसे बना लिया, और ये डिब्बा 60वां। तो सवाल को पहले समझिए, जो पहला व्यक्ति है बार बार कट जा रहा है। हाँ बोलो, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 मार्बल रखिएगा। बार बार कट जा रहा है। पहला व्यक्ति देना, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक मार्बल रखता है, तो पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 मार्बल रख दिया। जो दूसरा व्यक्ति है वो हर दूसरे डिब्बे में 1 मार्बल रखता है।
हर दूसरे डिब्बे में 2-2 मार्बल रखता है। तो यहाँ पर 2 मार्बल रखेगा, फिर यहाँ 2 रखेगा, यहाँ 2 रखेगा, हर दूसरे पर रखता है, यहाँ भी 2 रखेगा। जो तीसरा व्यक्ति है वो हर तीसरे डिब्बे में 3 मार्बल रखता है। तो 3 के बाद यहाँ पर हर तीसरे डिब्बे में वो मार्बल रखेगा। जो चौथा व्यक्ति है हर चौथे डिब्बे में मार्बल रखता है 4 ठे। तो 1 2 3 4 चौथे डिब्बे में 4 मार्बल रखेगा। फिर 4 के बाद 8वां जो डब्बा आएगा उसमें 4 रखेगा, तो यहाँ भी 4 रखेगा 60वें में। तो आप देखिए जो 60वां डिब्बा होगा उसमें कितने मार्बल रखे जाएंगे यही पूछ रहा है। तो 60 को जितनी संख्याएं काट सकती हैं, 60 के जितने फैक्टर हैं उतने मार्बल उसमें रखे जाएंगे। तो 60 को कौन कौन काट सकता है? 60 1 से कटेगा तो 1 मार्बल रखा गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा और 60 से कटेगा। तो इतनी संख्याओं से 60 कटेगा। तो जितनी बार 60 जितनी संख्याओं से कटेगा उन्हीं का योग यहाँ पर दिया हुआ है। 168 आ गया। देखिए 168 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि जो लास्ट डिब्बा यानी 60वां डिब्बा होगा उसमें 168 मार्बल्स रखे जाएंगे। तो आज की क्लास देखिए लंबी इसलिए हो गई कि हम लोगों ने काफी समझ करके और धीरे धीरे पढ़ा और बीच में काफी बातें हुई। कल हम लोग नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है लेकिन जो सिलेबस में दिया है सर टाइम क्या है क्लास की? एक बार और बता दीजिए। क्लास का टाइमिंग है सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक। सर एक बार और कर दीजिए। देखो इस चीज को ऐसे समझो, मान लो ये आपका डिब्बा है, आज समझ लो फिर अपने से कर सकते हो। पहला शर्त यह है कि शुरू में पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1-1 मार्बल रखता है और 60 मार्बल हैं, यानी यहाँ पर ये 60वां मार्बल है और डब्बा है। तो पहला वाला सब डिब्बे में 1-1 रख देगा। तो एक मतलब बारी 60वें 1-1 रखेगा तो 60वें डब्बे में भी 1 रखा जाएगा। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो हर दूसरे डिब्बे में 2-2 रखता है। तो दूसरा डिब्बा देखो ये आया तो यहाँ 2 रखेगा, फिर यहाँ पे दूसरा डिब्बा 2-2 के अंतर पर डिब्बा रखेगा। तो कुल 60 डिब्बे हैं तो 60वां डिब्बा का नंबर आएगा कि नहीं भाई? 60 से कट जाएगा तो 60वां डिब्बे का नंबर आएगा। तो इसमें भी 2 रखेगा। फिर तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3-3 रखता है। तो 3 यहाँ रखा, फिर 3 जो है यहाँ रखा। तो इस तरह से 60वें डिब्बे में 3 मार्बल ये भी रखेगा। तीसरा और तीसरा व्यक्ति हर डिब्बे में रख रहा है ना 2-2 और 3-3 मार्बल? नहीं, पहले देखो क्वेश्चन में, पहले ये देखो कि क्वेश्चन में रखा, क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं। देखो दिखा है ना कि 60 डिब्बों तथा 60 मार्बल, 60 व्यक्ति हैं, 60 डिब्बा है और 60 व्यक्ति हैं। जितने डिब्बा उतने व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में यानी 60 डिब्बे में 1 मार्बल रखता है। तो 60वां जो डिब्बा होगा वहां भी 1 मार्बल रखेगा कि नहीं? दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में, देखो दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में 2 मार्बल रखता है। दूसरा जो जितना व्यक्ति होगा दूसरे नंबर के व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में 2 मार्बल रखेगा। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में, देखो हर तीसरे डिब्बे में 3 मार्बल रखता है। और इसी तरह से 60वां व्यक्ति हर 60वें डिब्बे में 60 मार्बल रखता है। तो दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 मार्बल रखेगा। तो 60वां जो डिब्बा होगा
उसमें पहला व्यक्ति भी 1 रख चुका होगा, दूसरा 2 रख चुका होगा, तीसरा 3, चौथा 4। चूंकि ये 60 जिन संख्याओं से कटेगा उसका नंबर आएगा इस डिब्बे में। तो 60 5 से भी कटेगा तो 5 भी मार्बल, 60 6 से भी कटेगा तो 6 भी मार्बल, 60 10 से भी कटेगा तो ये भी 12 से भी कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा और फिर 60 से कटेगा। तो इतने मार्बल 60वें डिब्बे में रखे जाएंगे। अब इन्हीं सारी संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 जोड़ लेना है। ये जोड़ 168 आ रहा है। तो 168 कुल मार्बल्स रखे गए। तो आज की क्लास काफी लंबी हो गई, आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल हम लोग 7 बजे फिर मिलते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार।